चैप्टर 271 चैप्टर 135 किन शी हुआंग कैसा है। कॉमन रोब का गीत पार्ट 4। अब तक हंदान सिटी के अंदर हर एक झाओ सिपाही को नए कानून पता चल चुके थे। दुश्मन से भागे तो सर काट दिया जाएगा, मोर्चा छोड़ा तो सर काट दिया जाएगा, हिम्मत तोड़ी तो सर काट दिया जाएगा, जंग में दो दिल हुए तो सर काट दिया जाएगा। फौज का आदेश सब पर लग चुका था और सुपरवाइजरी आर्मी हर पल फांसी देने को तैयार खड़ी थी। पिछले कुछ दिनों में पंगस्वान के अधीनस्थ झाओ सेना के कई लोगों का सर जनता के सामने उड़ चुका था। पूरी फौज को ठंडी ठंडी चेतावनी मिल चुकी थी और इस कड़ी नई नीति का असर भी दिखने लगा था। वांग जैन पंगस्वान ने शहर की दीवारों पर खड़े होते हुए धीरे से कहा। किन सेना अभी हमला नहीं कर रही थी, इसलिए वो खुद दीवारों पर आ गया था। इस वक्त पंगस्वान ने सामने खड़ी किन सेना को देखा। आंखों में ठंडी कड़ी धड़कन, बदला और खून का जुनून भर गया था। वुआन सिटी की हार, एक बेइज्जती जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। आज चाहे ये जंग रक्षा की हो, पर पंगस्वान इरादों में सख्त था। किन को कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी नज़र फिर से किन की लाइंस पर टिक गई। वांग जैन अपनी गद्दी पर खड़ा था, आवाज बादल फाड़कर निकल रही थी। दाकिन के वीर सिपाहियों, तुम्हारे सामने झाओ की राजधानी खड़ी है। इस शहर को तोड़ा तो झाओ का अस्तित्व खत्म हो गया और दाकिन एकजुट तियानशा का आधार हासिल करेगा। पूर्वजों का सपना, ओल्ड किन लोगों की कामना तुम्हारे हाथों पूरी होगी। हंदान को तोड़ दो और लांत्यान कैंप के हर योद्धा का नाम इतिहास में सोना जैसे चमकेगा। आने वाली पीढ़ियां लांत्यान का नाम गर्व से लेंगे। ये कहकर उसने अपनी तलवार कमर से खींच ली, तलवार को घुमाया, तेग की नोक सीधा हंदान पर टिका दी और गरज कर बोला, आर्चर्स हुक्म सुनो। स्टोन थ्रोअर आर्मी मार्पुइस कैंप तैयार। बेड क्रॉसबो आर्मी मार्पुइस कैंप तैयार। हमला। बस एक शब्द और पूरा मैदान गरज उठा। सामने खड़ी हर एक फॉर्मेशन जिंदा हो गई। स्टोन थ्रोअर्स, बेड क्रॉसबोज और हजारों तीरंदाज एक साथ आगे बढ़ गए। किन की मशहूर टैक्टिक दोबारा, दूर से खून की आंधी बरसाना। जंग शुरू हो चुकी थी और तीर ने पहला कदम रखा। मारो। हर फॉर्मेशन के आगे से गर्जन उठा, आसमान तक हिला दिया। अनंत तीरों की बारिश हंदान पर टूट पड़ी, साथ ही पत्थर, साथ ही बड़े बड़े क्रॉसबो के बोल्ट्स। झाओ की बेशुमार सालों से शांत राजधानी पर मौत का साया फिर से छा गया। तीरों की बारिश ने सिपाही या आम आदमी में कोई भेद नहीं रखा। सिपाही तो फिर भी धीरे धीरे पलटन बनाकर खड़े रहे, पर उड़ते तीर छत को, दीवारों को, घरों को चीरकर अंदर घुसते रहे। कई नागरिक वही मार गए। बड़े पत्थर गिरते ही पूरा मोहल्ले टूट गए। शहर के अंदर चीखों का दरिया उबल रहा था, पर तीरों की स की आवाज़ सब दबा रही थी। ये बारिश तब तक रुकने वाली नहीं थी जब तक दीवार गिर न जाए। किन के तीरंदाज बिना रुके, बिना सांस लिए तीर बरसाते रहे। तीरों का दरिया झाओ सेना को दबाकर रख दिया। पंगस्वान तैयारी में था, पर तीरों का कोई जवाब नहीं था। झाओ के तीरंदाज इतने दूर तक नहीं मार सकते थे। उसने सिर्फ इतना ही किया, दीवार के आगे मजबूत लकड़ी के तख्ते लगा दिए। इससे कुछ बचाव हुआ। वक्त बीतता गया, पर तीर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वांग जैन अपने रथ पर तलवार पकड़े, शांत, भयानक चेहरे के साथ खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे देश की किस्मत का फैसला करने वाली ये लड़ाई उसके लिए बस एक रोज की छोटी सी जंग हो। आखिर जब पल सही था, उसने आसमान में सूरज की तरफ देखा, फिर तलवार फिर से हंदान की तरफ उठाई। वैंगार्ड आर्मी हमला करो। संख्याओं से भरपूर हजारों मैसेज राइडर्स तेजी से हर एक फॉर्मेशन की तरफ दौड़ पड़े। सबसे आगे वैंगार्ड के कमांडर जाओ फेंग आम शार्प वॉरियर की तरह अपनी पलटन के सामने खड़ा था। हमेशा की तरह बाएं हाथ में शील्ड, दाएं हाथ में लोंगख्वान स्वॉर्ड के हिल्ट पर रखा हुआ। पीछे उसके डेप्यूटी जनरल्स तू सुई और जांग हान पूरी तैयारी में। तभी तेजी से हूव्स की गरज उन तक पहुंची। सीनियर जनरल का आदेश, संदेशवाहक ने चीख कर कहा। वैंगार्ड आर्मी हमला।
जैसा ही आदेश कानों तक पहुंचा, जाओफेंग की शांत आंखों में एक पल में सर्दी से भरा हुआ कत्ल का संकल्प चमक उठा। वो जोर से गाने लगा, हु सेज वी आर विदाउट क्लोथ्स। मेरे भाइयों, हम एक ही कवच बांट लेते हैं। राजा सेना बुलाए, हम अपने भालों के साथ हाजिर। मेरे भाइयों, हमारा दुश्मन एक है। उसकी आवाज पलटन के दिल तक पहुंच गई। तूसवी, जांघान और पीछे तने हुए शार्प वॉरियर्स के दिल में एक बिजली सी दौड़ गई। रात की तरह चुप खून गर्म हो गया। पीछे से आवाज गूंज उठी, हु सेज वी आर विदाउट क्लोथ्स। मेरे भाइयों, हम एक ही कवच बांट लेते हैं। ये पुराना ओल्ड किन लोगों का गीत था, सेना के रूह का गीत। जो भी इस पलटन का हिस्सा था, चाहे हान से आए हुए पुराने सिपाही ही क्यों न हो, सब एक साथ इस गीत को पूरे जुनून से गाने लगे। हु सेज वी आर विदाउट क्लोथ्स। तुम्हारे साथ मैं अपना कवच बांट लेता हूँ। हु सेज वी आर विदाउट क्लोथ्स। तुम्हारे साथ मैं अपना लिबास बांट लेता हूँ। गीत उठा और जैसे पूरी फौज की रूह आग बनकर भड़क उठी। शिंग! जाओफेंग ने लोंगक्वान स्वॉर्ड खींच ली। तलवार का सुर निकल पड़ा। उसने तलवार को आसमान तक उठा दिया। पाओजेई भाइयों, वो गरजा, मैं जाओफेंग हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरा हुक्म सुनो, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ो। अगर मैं गिर जाऊं तब भी हमला रुकना नहीं चाहिए। चैप्टर 272 चैप्टर 136 हंदान का पतन, एक जंग जो दुनिया का फैसला करेगी। मारो! जाओ फेंग की गरज से पूरा मैदान हिला। उसके आसपास की किलिंग इंटेंट अपने चरम पर पहुंच गई। उसके पीछे खड़े हर शार्प वॉरियर के दिल में बिजली दौड़ गई। जोश, जुनून और जीत की भूख उनके खून में उबलने लगी। जाओ फेंग वीरों की तरह आगे बढ़ रहा था, एक मेन जनरल होके भी बिल्कुल एक आम शार्प वॉरियर जैसे सबसे आगे। उसकी पीठ देखकर हर सिपाही को अंदरूनी प्रेरणा मिल रही थी। जब जनरल मौत से नहीं डरता, तब फौज कभी नहीं हिचकिचाती। ये है 100 जंगों की विजयी सेना। कमानदारी, तैयार हो जाओ! क्विन फौज को यही खत्म करो! हंदान के बैटलमेंट्स पर जैसे ही क्विन फौज ने हमला शुरू किया, पंगस्वान पहले ही शहर के अंदर लौट चुका था। दीवारों पर खड़े एक और जाओ जनरल गरजा। जाओ के तीरंदाजों ने धनों में तीर लगाए और बाहर खड़ी किन सेना पर नजर गाड़ दी। साथ ही ऊपर से बरस रहे किन के तीरों से बचते। बीच बीच में कई जाओ सिपाही तीरों की बरसात में धराशाही हो जाते। जाओ फेंग अब दीवार से बस कुछ ही दशकों की दूरी पर था। छोड़ो! किन फौज को मिटा दो! जाओ जनरल के शब्द के साथ ही एक और 10,000 तीरों का सागर हवा में उठा और शहर के बाहर टूट पड़ा। जाओ फेंग ने अपनी ढाल ऊपर उठाई, कदम एक पल को भी नहीं रुके। वो पूरी स्पीड नहीं चला सकता था, पर फिर भी आम सिपाहियों से कहीं तेज। उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, सीधा सिटी गेट पर हमला। खुशकिस्मती से इस युग के शहरों में मोट्स नहीं होते, वरना गेट तक पहुंचना ही मुश्किल होता। पीछे वैनगार्ड आर्मी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। क्लाउड लैडर्स और सीज टूल्स नजदीक आ रहे थे। 10,000 शील्ड बेरर्स ढाल उठाकर आगे बढ़े, लेकिन हंदान की दीवारों से गिरते तीरों की बरसात वुआन से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। बहुत सारे किन वीर मरती होने लगे। पंगसुआन ने वुआन की हार से सीख ली थी, और हंदान, एक प्राचीन किला, उसके पास था। जाओ की रक्षा अब और भी कठोर थी, पर जाओ फेंग जैसे किसी और ही धरती का हो। तीर आसमान से टूटते रहे, वो ढाल से रोकता गया। लॉन्गकेन स्वर्ड से तीरों को काट देता, हटा देता। दूसरों के लिए गेट तोड़ना मुश्किल, जाओ फेंग के लिए तो सिर्फ एक तलवार का काम। किन आर्मी ने पूरा बिसीजिंग शुरू कर दिया था। क्लाउड लैडर्स, सीज टूल्स, स्टोन थ्रोअर्स, सब एक साथ। वुआन का दृश्य फिर से जी उठा। स्लैश! जाओ फेंग बिजली की तरह गेट पर पहुंच गया। उसी दिन की तरह एक तलवार नहीं, मगर एक पल में उसने कईयों वार किए। सांपों की तरह डजन्स ऑफ स्वर्ड ची की धार एक साथ हंदान के प्राचीन गेट पर पड़ी। गेट फाइन आयरन का था। पंगसुआन ने उसे कई गुना मजबूत करवाया था,
लेकिन जाओ फेंग के लॉन्गकेन स्वॉर्ड के सामने सब मिट्टी की तरह बिखर गया। बूम! शहर का महाभारी दरवाजा एक पल में टुकड़ों में उड़ गया। स्वॉर्ड चीज सीधा शहर के अंदर घुस गया। अंदर दरवाजा पकड़े के जाओ सेना चीखती हुई उड़ती गई। कई जख्मी, कई उसी पल पड़लो हो गए। जाओ फेंग एक पल भी नहीं थमा। लाशों पर कदम रखकर आगे बढ़ा, ढाल से उनके भालों को रोका। तलवार दोबारा चली। किल्ड अ जाओ सोल्जर, लाइफ स्पैन प्लस 1 डे। किल्ड अ जाओ सोल्जर, लाइफ स्पैन प्लस 1 डे। किल्ड अ जाओ सोल्जर, स्ट्रेंथ प्लस 1 पॉइंट। जाओ फेंग की तलवार फिर से मौत का हसिया बन गई। जाओ सेना का खून उसके लिए राह बना रहा था, अमर होने की राह। गेट गिरते ही जाओ फेंग शहर के अंदर टूट पड़ा। पीछे तू सुई पूरे शार्प वॉरियर्स को लेकर सिटी ब्रीच में घुस गया। शहर का दृश्य बिल्कुल वुआन की तरह था। जनरल के पीछे, मारो मारो! हजारों दाकिन के वीर शहर में बांध की तरह बह गए। स्केलिंग लैडर्स बैटलमेंट से टकरा गए। सीज टावर्स आंचल जोड़कर रुक गए। काउंटलेस शार्प वॉरियर्स दीवारों पर चढ़ने लगे। खूनी जंग शुरू हो चुकी थी। जनरल, क्विन फौज दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई है। एक घबराया हुआ जाओ सिपाही चीखा। क्विन दरवाजे तोड़ने का तरीका रखते हैं, लेकिन ये वुआन नहीं है। सीनियर जनरल पंग सुआन इनर सिटी की रक्षा कर रहे हैं और हमारे पास आउटर सिटी में 2 लाख सेना है। सुपरवाइज्ड आर्मी भी है। क्विन आर्मी चाहे कितनी भी तेज हो, हंदान नहीं तोड़ सकती। सभी सिपाही दीवारों से बिना रुके तीर चलाओ। नीचे के दुश्मनों को हम रोक लेंगे। क्विन आर्मी को एक कदम भी हंदान की दीवार पर चढ़ने नहीं देना। बाहर की फॉर्मेशन में वांग जियान ने गिरते दरवाजे को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जाओ फेंग, आखिर छुपा क्या रखा है? हंदान का बेट इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया? क्या वो वाकई देवताओं का बल रखता है? उसने वुआन के गेट खुद देखे थे, बिल्कुल काटकर टुकड़ों में बदले हुए। कैसी तलवार इतना कर सकती है? और अगर डिवाइन वेपन भी हो तो इतने मोटे गेट को एक पल में कैसे? जाओ फेंग वांग जियान की नजरों में और भी मिस्टीरियस हो गया। वांग जियान की नजर फिर मैदान पर लौट आई। गेट टूट चुका था। जाओ फेंग पूरा बाण की तरह आगे बढ़ रहा था, पर इस बार जाओ सेना वुआन जैसे घबराकर भाग नहीं रही थी। बीच सड़क तक फॉर्मेशन बना ली। लंबे भालों वाले पहले आए। उनके पीछे घर की छतों पर और पलटन में जाओ की तीरंदाज तीरों की दीवार खड़ी करने लगे। हंदान का असली खूनी अध्याय शुरू हो चुका था। चैप्टर 273, चैप्टर 136, हंदान पर हमला, एक जंग, एक दुनिया का फैसला। जाओ सेना पहले से ही दरवाज़ा टूटने के लिए तैयार थी। उन्होंने अपनी रखवाली मजबूत कर रखी थी। किन सेना के सिपाही लहरों की तरह आगे बढ़ते, पर तीरों की बारिश उन्हें काट कर गिरा देती। दीवार के नीचे पल भर में लाशों का पहाड़ सा जमा हो गया। इतने भारी नुकसानात देखकर और जाओ सेना की तैयार गहरी रखवाली को देखते ही जाओ फेंग का दिल भारी हो गया। हालांकि ये सब उसने पहले से ही सोचा हुआ था। कई जाओ सिपाहियों को काट कर आगे बढ़ते हुए जाओ फेंग की नज़र पीछे खड़े उन आर्चर्स पर पड़ी जो पागलों की तरह तीर बरसा रहे थे। उसे पता था कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, जाओ सेना के बीच घुसकर उनका फॉर्मेशन तोड़ देना। सुनो सब, मेरे पीछे आओ। जाओ फेंग तलवार उठाते हुए गरजा। जाओ सेना के फॉर्मेशन को चकनाचूर कर दो। और वो फिर से बेधड़क आगे दौड़ पड़ा। हम जान देकर भी जनरल का साथ देंगे, मारो! पीछे से हजारों शार्प वॉरियर्स जंगली शेर की तरह गरजते हुए उसके पीछे भीड़ पड़े। अपने अपने वानजांग, कैपिटल कमांडेंट्स और जुन्हू की अगुवाई में सबके सब पागलपन की हद तक उसके साथ टूट पड़े। इस बार जाओ फेंग ने कोई मार्शल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया, बस ड्रैगन स्प्रिंग को पूरे जोर से चलाते हुए तलवार से निकलती स्वॉर्ड की लहरों से जाओ सेना के फॉर्मेशन में बड़ा दरार फाड़ दिया। और साथ ही ड्रैगन स्प्रिंग की धार सिर्फ आर्मर नहीं छेद रही थी, वो उसके दुश्मनों की जिंदगी छेद रही थी। खून उस पर लपेटकर उसे लाल रंग में रंग रहा था। जाओ सेना चाहे कितनी भी जिद से लड़े, कितनी भी मजबूत रखवाली करे, पर उनका सामना जाओ फेंग से था, एक अकेले आदमी से जो 10,000 के बराबर था।
अगर ये डर न होता कि अपनी पूरी शक्ति दिखा देने से सब गड़बड़ हो जाएगी तो जाओ फेंग एक पल में जाओ सेना को हवा बना देता। पर इतने लोगों की नज़रों के सामने वो अपना असली रूप नहीं दिखा सकता था। किन राजवंश की किस्मत अभी अपनी चोटी पर है, मैं उसे अकेले नहीं टकरा सकता। और अगर एम्परर किन शी हुआंग ने मेरी असली शक्ति देख ली तो वो लंबी उम्र के लालच के चलते मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए अभी एक ही रास्ता है, तिन की जंग मशीन का साथ लेकर चुपचाप अपने वक्त का इंतजार करना। तिन के पतन के बाद ही मेरी असली दास्तान शुरू होगी। जनरल का साथ दो, मारो। शार्प वॉरियर्स की दहाड़ से जमीन हिलने लगी। उनके लिए जाओ फेंग सिर्फ एक नेता नहीं, उनकी जान, उनकी रूह था। जितने पाउजे गिरते जा रहे थे उतना ही उनका खून खौल रहा था। बदला उनका एक ही तरीका था, मार दो सबको। जितने दुश्मन मरेंगे उतना ही उनके शहीद पाउजे को शांति मिलेगी। जाओ फेंग के पीछे फॉलो करते हुए वुआन सिटी का दृश्य फिर से सामने आया। जाओ सेना का फॉर्मेशन पूरा का पूरा टूट गया और जाओ फेंग सीधा आर्चर्स की लाइन तक पहुंच गया। फ्रंट लाइन टूट चुकी थी, आर्चर्स बिल्कुल बेसहारा थे, जैसे कसाई के आगे भेजी हुई भीड़। कटते गए एक एक करके। जैसे जैसे जाओ सेना पीछे होती गई, किन सेना को शहर के अंदर ज्यादा जगह मिलती गई। अब उनके और सिपाही अंदर घुस गए। किन की इस दहशतनाक हमले के सामने कई जाओ सिपाहियों का हौसला टूटने लगा, बहुत से भागने लगे। पर इस बार वुआन सिटी जैसा मौका नहीं था। हर जाओ आर्मी माँ के स्कैम के साथ सुपरवाइजरी आर्मी लगी हुई थी। जहाँ किसी को भागते देखते वहाँ सीधा तलवार चलती। शंग जंगविन का हुक्म है, जो भागे उसका सर कलम। फौज का हुक्म पहाड़ जैसा होता है, तोड़ना मना है। उनके लिए ये बेरहमी मजबूरी थी। अगर उन्होंने हुक्म तोड़ दिया तो उनकी पूरी खानदान का सफाया हो जाता। ये सोचकर भागते सिपाही दबकर वापस लड़ने लगे। एक पॉइंट पर ध्यान दो, दुश्मन को घायल करते हुए उन्हें घेर लो। जाओ फेंग लड़ते हुए गरजा, दरवाजे के नीचे का हिस्सा साफ करो, ज्यादा से ज्यादा हमारे सिपाही अंदर आ सकें। गेट टावर कब्जा करो, वहीं हमारा बेस बनेगा। जी जनरल, टूसवी की गरज आई। उसने तुरंत हुक्म पहुंचा दिया। सेना तुरंत टुकड़ों में बंटकर काम करने लगी। शहर के बाहर पीछे की किन सेना में शांग जांगविन, एक पर्सनल गार्ड कमांडर ने रिपोर्ट दी। जाओ सेना हंदान के पूरब से हमारे ऊपर हमला कर रही है। जनरल वैंगबेन 50,000 शार्प वॉरियर्स लेकर उनसे टकरा गए हैं। दुश्मन 30,000 से ज्यादा हैं, सब कैवलरी, लंबे भले और कमर में बांड बंधे। उनका माउंटेड आर्चरी मशहूर है। वैंगबेन को कह दो पूरी ताकत से रोक कर रखे। वांग जियान ने तुरंत हुक्म दिया। हमारी मुख्य सेना तक कोई खलल नहीं आना चाहिए। हुक्म। कमांडर तुरंत निकला। वांग जियान की नज़र हंदान पर टिक गई, जहां खून, धुआं और चीखों का तूफान मचा हुआ था। जनरल यांग। जी शांग जैंगविन। आर्चर्स को आगे बढ़ाओ। वांग जियान की आवाज़ पत्थर जैसी सख्त हो गई। ज्यादा से ज्यादा तीर हंदान के बीच में बरसो। जाओ फेंग के शार्प वॉरियर्स को कवर दो और तुम्हारे फुट सोल्जर्स, वो बिल्कुल पीछे रही रहेंगे। जैसे ही सब अंदर घुस जाएं, सीधा पूरे का पूरा असॉल्ट चालू कर देना। जी हुक्म। यांग द्वांग ने तुरंत उठ कर गया। बस ये शहर राजा के आने से पहले टूट जाए। वांग जियान ने गहरी सांस ली। हंदान को बाईपास करना मुमकिन नहीं था, इसे तोड़ना ही था, चाहे जितनी भी लाशें गिर जाएं। लॉन्गटाई पैलेस के अंदर दूर कहीं जंग की गूंज हवा के साथ महल तक पहुंच रही थी। तिन और जाओ सिपाहियों की चीखें, दहाड़ें, धरती हिला देने वाला शोर। तैयारी कर चुके होने के बावजूद और पंक्शुवन जैसे भरोसेमंद कमांडर होने के बावजूद जाओयान का दिल फिर भी बेचैन था। शहर का हाल कैसा है? जाओयान बेचैनी से पूछ बैठा। हर घंटे, हर कुछ देर बाद वो यही सवाल करता। महाराज, गुओकाई ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। 1 घंटा पहले सीनियर जनरल पंग शुआन का संदेश आया था। उन्होंने कहा है कि महाराज चिंता न करें, जब तक वो हैं हंदान कभी नहीं टूटेगा। अच्छा है। शायद चिन सेना ने दीवार अभी तक फोड़ी तो नहीं होगी ना? जाओयान तुरंत पूछ बैठा।
उसके चेहरे पर लिखा था कि वो गुआकाई की बातों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं। अगर कोई और राज्य होता तो शायद इतना ना घबराता, पर सामने था उसका पुराना दुश्मन चिन का इंगजेंग, वो लड़का जिसे वो बचपन से सताता था। अगर शहर टूट गया तो उसकी किस्मत का अंजाम वो खुद सोच भी नहीं सकता था। शायद नहीं, सीनियर जनरल पंगश्वान खुद रखवाली कर रहे हैं, गुआकाई ने धीमे से कहा। सच तो ये था कि उसे खुद भी कुछ पता नहीं था और दिल से वो खुद भी घबराया हुआ था। पंगश्वान को पूरा अधिकार दे दिया गया था, फौज का राशन तक उनके पास था। गुआकाई अब ना कुछ कर सकता था, ना चिन को मदद दे सकता था, बस शहर में चुपचाप इंतजार ही कर सकता था। प्रधानमंत्री, किसी को तुरंत भेजो, जाओ यैन ने सख्ती से कहा। बंदोबस्त करवाओ, अगर कुछ भी गलत हो मुझे फौरन बताया जाए। जाओ यान का असली डर बस एक ही था, उसकी अपनी जान। अगर चिन सेना शहर तोड़ देती तो वो एक पल में शहर छोड़कर दाएं टेरिटरी भाग जाता। पहले लीमू के चक्कर में मजबूर था, पर अब जब लीमू निपट चुका था और फौज उसके हाथ में थी तो उसे कोई रोकने वाला नहीं था। अगर दरबार के लोगों का डर न होता तो वो कब का पंगश्वान को शहर संभालने का हुक्म देकर खुद निकल चुका होता। पर यह बात कहना भी राज्य के लिए बदअशुभ होता, इसलिए वो चुप रहा। जी महाराज, गुआकाई झुककर बोला। फिर वक्त बीतने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 3 दिन और 3 रात हंदान की दीवारों पर करनामा हुआ जंग का। और अब हाल ये था कि चिन की एलीट फौज दीवार कब्जा कर चुकी थी। 2 लाख चिन सिपाही शहर में घुस चुके थे। हंदान का आउटर सिटी अब टूटने ही वाला था। बचाने का कोई रास्ता न देख पंगश्वान ने तुरंत आदमी बुलाकर कहा, आउटर सिटी छोड़ो, इनर सिटी संभालो। सुपरवाइजरी आर्मी मौजूद थे, पर जब हार सामने हो तो डर इतना गहरा होता है कि कोई भी उनकी ढाक नहीं झेल सकता। सोल्जर भाग रहे थे, सुपरवाइजरी आर्मी उनका हौसला रोक नहीं पा रही थी। सीनियर जनरल, एक जाओ अधिकारी ने शांत पर टूटे हुए मन से रिपोर्ट दिया। चिन सेना ने अभी कुछ देर के लिए अटैक रोका है, लगता है 3 दिन की लड़ाई में वो भी थक गए हैं। बाहर हमारी फ्रंटियर आर्मी की कैवलरी का भी बहुत बुरा हाल है। चिन ने आर्चर्स और स्पीयरमैन का मजबूत ट्रैप बनाया हुआ था। चिन की लड़ने की ताकत हमसे कहीं ज्यादा है, जाओ उनका मुकाबला ही नहीं कर सकता। पंगश्वान ने ठंडी सांस भरी। उसका वो पहला सा विश्वास जो उसने जाओ यान को दिलाया था, अब हवा हो चुका था। 3 दिन में पूरा आउटर सिटी हथिया लिया गया, वो भी तब जब उसने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। वो अपनी पूरी जान लगा चुका था, फिर भी रोक नहीं पाया। हार तो पहाड़ की तरह टूट पड़ी थी। सीनियर जनरल, दूसरे जनरल ने पूछा, आंखों में बेचैनी के साथ दर्द मिला हुआ था, क्या हम वाकई टिक पाएंगे? वुआन सिटी में तो हम सब भाग पर बचे थे, पर ये तो जाओ की राजधानी है, यहाँ भागने की कोई जगह नहीं। महाराज हर दिन जवाब मांग रहे हैं और हम अब तक जंग की सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं कर रहे। अगर हम सच में ना टिक पाए तो क्या महाराज को भी? बात अधूरी छोड़ी गई, पर अर्थ सबको समझ आ गया। पंगश्वान बेतखल्लुस मुस्कुरा दिया। हाँ, राज्य का सेनापति हो के मैं महाराज को कैसे छोड़ सकता हूँ? महाराज ने मुझ पर पूरा भरोसा करके 3 लाख की फौज दी और मैं उन्हें मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। वो जनरल, पंगश्वान ने बोला, तुरंत किसी को भेजो, प्रधानमंत्री को कहे कि महाराज संदेश दें। महाराज क्राउन प्रिंस, रानियों और पूरे शाह परिवार को लेकर दाई टेरिटरी निकल जाएं। वहीं जाओ की बची कुची रोशनी बच सकती है। दाई टेरिटरी मैदान है, हमारी कैवलरी के लिए स्वर्ग समान है। चिन कैवलरी भी वहां हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। वहां से हम राज्य को दोबारा जगा सकते हैं। पर जनरल, अधिकारी की आवाज कांप गई। क्या आप वाकई यहाँ मरने के लिए तैयार हैं? आप भी महाराज के साथ निकल सकते हैं, जाओ की बुनियाद बच जाएगी। और भागकर? एक बार भाग चुका हूँ। पंगश्वान की आंखों में दर्द और गर्व एक साथ चमका। इस बार नहीं,
इस बार मैं अपना अंतिम फर्ज निभाऊंगा। उसने हाथ उठाकर उस अधिकारी को भेजा संदेश पहुंचाने के लिए। सभी सिपाहियों को हुक्म दे दो, जो ड्यूटी पर नहीं सबको पेट भर खाना पीना दो, कल फिर मौत से लड़ना है। जी जनरल, जनरल्स ने कहा, पर आवाज में वो जुनून नहीं था। सबकी आंखें सामने की हार को पहचान चुकी थी। पंगश्वान ने उन्हें देखकर एक गहरा दुख से भरा हुआ सांस छोड़ा। प्रधानमंत्री के पास रिपोर्ट हासिल की। प्रधानमंत्री, पंगश्वैन के आदमी ने गुआकाई को रिपोर्ट दी। सीनियर जनरल ने कहा, चिन सेना को रोकना मुश्किल हो गया है। इनर सिटी कुछ ही दिन टिक पाएगा। महाराज को तुरंत शाह परिवार और सभी मंत्रियों के साथ दाई टेरिटरी चले जाना चाहिए। ये उनका आखिरी समर्पण होगा। ये सुनकर गुआकाई के दिल में एक अजीब सा सुकून उड़ा। तो आखिर मौका आ ही गया। पर चेहरे पर एक शब्द भाव भी नहीं आया। जी समझ है, गुआकाई ने हल्का सा झुककर कहा। मैं अभी महाराज को तैयार करने का निवेदन करता हूँ। ये जनरल चलता है, जाओ अधिकारी ने सम्मान से कहा और भरोसे के साथ वहां से गया, क्योंकि वर्तमान में प्रधानमंत्री ही उसका सबसे बड़ा सहारा था। चैप्टर 275, चैप्टर 136, हैंडान का पतन, एक युद्ध जो दुनिया का फैसला करेगा। लेकिन वो गलत था। पंगश्वान भी गलत था। किन का राजा ल्याओयान से हद से ज्यादा नफरत करता है। अगर जाओयान भाग गया तो किन का राजा बेहद निराश होगा। ये हरगिज नहीं होने देना चाहिए। मैं इस बात को दबा देता हूँ और जाओयान को हमारी डिफेंस की असली हालत का पता नहीं चलने दूंगा। जब तक किन सेना रॉयल पैलेस पर हमला करेगी तब तक सब कुछ बहुत देर हो चुका होगा। गुआकाई के होठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट आई। इस वक्त जाओ रॉयल पैलेस में 10,000 इंपीरियल गार्ड्स तैनात थे। गुआकाई के अलावा, जिन्हें जाओयान का अधिकार था बैटलफील्ड का हाल बताना, बाकी सारे मंत्री और सेनापतियों को पैलेस के अंदर ही रखा गया था ताकि कोई भी गुप्त रूप से किन को सूचना न भेज सके। पर किसी ने सोचा ही नहीं था कि जाओ का प्रधानमंत्री पहले ही अपने देश से गद्दारी कर चुका था। आउटर सिटी फ्रंटलाइन। जाओ फेंग का कवच, बाल और पूरा चेहरा खून से लाल हो चुका था। दूर से देखने पर वो एक ऐसे योद्धा जैसे लग रहा था जो खून का समुद्र चीरकर निकला हो। इस युद्ध में जाओ फेंग को खुद नहीं पता कितने जाओ सैनिकों को उसने मारा, कितनी रक्षा रेखाएं उसने अपने शार्प वॉरियर्स के साथ तोड़ डाली। पर अब नतीजा उनके सामने था। हंडान का आउटर सिटी पूरी तरह गिर चुका था। अब सिर्फ इनर सिटी बाकी थी। कंपैरेटिवली जाओ सेना का हौसला टूट चुका था, जबकि किन सेना अभी भी जज्बे से भरी हुई थी। जाओ फेंग के शार्प वॉरियर्स तो और भी ज्यादा जुनून में थे। जनरल तू सुई और जांग घान पास आकर बोले, आप 2 घंटे से आराम कर रहे थे। हमारे हानिकारक घायल कितने हुए, कोई अंदाजा? जनरल, ये युद्ध बेहद खतरनाक रहा है। तू सुई की आंखों में दर्द चमका। हमारी सेना पहले 80,000 थी, अब हमारे पास लगभग 40,000 बचे हैं। करीब 40,000 शहीद हो चुके हैं और 2 जनरल्स युद्ध में वीरगति प्राप्त हो गए। कौन? जाओ फेंग की भौं में तेजी उभरी। जनरल लियू वांग और जनरल ची संग। तू सुई ने दर्द भरी आवाज में कहा। जाओ फेंग कुछ पल चुप रहा। उसकी खून से भरी आंखें एक पल को बोझल हो गईं। उनसे किए हुए वादे याद रखना, हम ये युद्ध जीतेंगे। जाओ फेंग ने धीमे पर मजबूत आवाज में बोला। उसकी नज़र इनर सिटी की तरफ उठी, जहां जाओ रॉयल पैलेस था। जाओ सेना का हौसला टूट चुका है। हमारे लोग खाना खा चुके हैं, आराम भी कर लिया। अब हमें मौका पकड़ना होगा। ये अंतिम युद्ध है। हमारा लक्ष्य जाओ रॉयल पैलेस है। जाओ के राजा को पकड़ लो और ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा। जनरल्स, क्या अभी भी लड़ने की ताकत बची है? जाओ फेंग की गरजती आवाज़ पूरी पंक्तियों में गूंज उठी। लड़ सकते हैं। जनरल्स और शार्प वॉरियर्स जो जमीन पर बैठकर अपने खून से भरे हथियार साफ कर रहे थे, तुरंत अपने हथियार उठाकर गरज उठे। एक ही युद्ध, आखिरी फैसला। भाइयों, मेरे साथ हमला। जाओ फेंग ने बिना एक पल गंवाए फिर से अपने सैनिकों को लेकर हंडान की इनर सिटी पर चढ़ाई शुरू कर दी। 2 घंटे से शांत हंडान का शहर फिर से तलवारों की टकराहट और चीखों से गूंज उठा। आउटर सिटी। सीनियर जनरल, जाओ फेंग ने फिर से हमला शुरू कर दिया है। पर्सनल गार्ड कमांडर ने वंगजैन को सूचित किया। कुछ ही दिनों में हंडान किनका हो जाएगा। शहर की तरफ देखते हुए वंगजियान ने सुकून की सांस ली। ये युद्ध वो आखिर कर दिखाया, और सब उसके दामाद की वजह से। अगर उसका दामाद न होता तो कौन सोच सकता था कि शक्तिशाली हंडान सिर्फ 4 दिनों में टूट जाएगा। वंगजियान तो क्या, कोई भी इसे संभव नहीं मानता। एक और खबर मिली है।
महाराजा सिर्फ 100 मील दूर हैं। इंपीरियल गार्ड आर्मी की रफ्तार से वो परसों तक यहाँ पहुँच जाएंगे। जाओ फेंग की वजह से मैं अब महाराजा को एक बेहतरीन विजय की सूचना दे सकता हूँ। वंग जियान मुस्कुराया। पहले वो किन के राजा के आने से बेचैन था, पर अब हंडान टूट चुका था। पूरा शहर कभी भी गिर सकता था। अब वो पूरी तरह निश्चिंत था। चैप्टर 276। चैप्टर 137। पंग स्वान का अंत। चाओ रॉयल पैलेस की ओर आगे बढ़ता योद्धा। एक और महाविजय। वांग जियान के दोनों साथी वांग बेन और यांग दुआन है भी उनके शब्दों पर सहमति में सर हिलाए। वो लोग झाओफंग को वुआन सिटी आसानी से जीतते नहीं देख पाए थे, न ही उसकी पहली हार जीत का दृश्य देख सके। पर हांडान का ये युद्ध वो दोनों अपनी आंखों से देख चुके थे। उनके हिसाब से पंग स्वान के पिछली गलतियों से सीखकर हांडान से दीवारें और भी मजबूत बना दी थीं। इतनी आसानी से हांडान को गिराया ही नहीं जा सकता था, जब तक कि बेहिसाब कुर्बानियां ना दी जाएं और लंबे समय तक घेरा न रखा जाए। पर हकीकत इस सब से बिल्कुल उल्टी निकली। झाओफंग ने सिर्फ 3 दिन में हांडान की दीवारें पटक कर तोड़ डाली और अब तो वो इनर सिटी पर हमला कर रहा है। फौज को मेरा हुक्म सुना दो, वांग जियान ने तुरंत कहा। सारी सेना शहर में प्रवेश करे और झाओफंग की मुहिम में मदद करे। जी सीनियर जनरल, वांग बेन और यांग दुआन है दोनों एक साथ बोले। बस इतना ही कि महाराजा के पहुंचने से पहले हांडान पूरी तरह किंका हो जाए, वांग जियान ने दिल ही दिल में सोचा। 3 दिन और 3 रात के खूनी युद्ध के बाद झाओ सेना का हौसला मिट्टी में मिल चुका था। जब रॉयल पैलेस गिर जाएगा और छाओ यान पकड़ लिया जाएगा तो बाकी पूरी सेना स्वयं ही समर्पण कर देगी। चोर को पकड़ना हो तो पहले उसका सरदार पकड़ो। इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ रहा था, तलवार की धार की तरह रास्ते को काटते हुए। शार्प वॉरियर्स उसके बिल्कुल पीछे। एकदम शहर के एक मोड़ पर झाओ की नज़र दूर से हिलते हुए झाओ के केंद्रीय सेना ध्वजों पर पड़ी। बस फिर उसका चेहरा सख्त हो गया। भाई लोग, आगे झाओ की केंद्रीय सेना है, पंग स्वान वही है। पंग स्वान को मार दो, हांडान हमारा हो जाएगा। झाओ के केंद्रीय सेना के बीच पंग स्वान अपने रथ पर खड़ा था। उसकी आंखों में कड़वाहट थी, दर्द था और हार का बोझ। टिंग सेना के आगे उसके लोग मिट्टी की तरह कट रहे थे। आखिर ये दिन आ ही गया। मेरे महाराज, ये बूढ़ा सेवक असफल रहा, न हांडान को बचा सका न झाओ को। 3 लाख की सेना पूरी तरह हार चुकी थी। उस पल पंग स्वान को लियनपो याद आया, वो आदमी जैसे वो जिंदगी भर पीछे छोड़ना चाहता था। आखिर उसने मन ही मन स्वीकार किया, लियनपो, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं। अगर तुम होते शायद हांडान इस तरह न गिरता। जब किंग सेना और करीब आई, श्रिंक, पंग स्वान ने अपनी तलवार निकाली। डर उसकी आंखों में जर्रा भर भी नहीं, सिर्फ एक आखिरी घमंड की चमक। झाओ के वीरों, आज पंग स्वान तुम्हारे साथ मरेगा। झाओ अमर रहे, हमला! कमांडर ने घोड़े को चाबुक मारा और पंग स्वान का रथ बिजली की तरह आगे बढ़ गया। इस दृश्य ने झाओ सेना में आखिरी बार जोश भर दिया। 10-10 हजार सैनिक अपने जनरल के पीछे टूट पड़े। ये था हांडान का फैसला करने वाला युद्ध। झाओफंग ने तुरंत रथ को देख लिया। उस पर पंग स्वान तलवार बांधे सीधे उसकी तरफ आ रहा था। पंग स्वान, झाओफंग की आंखों में लहू की चमक आई। तेरी मौत आज मेरे हाथ लिखी है। दोनों के रथ के बीच कुछ ही गज का फासला था। तीरों की बारिश आसमान से गिर रही थी और एक पल में झाओफंग हवा में उछल गया। स्वाश! उसकी तलवार नीचे आई। क्रैक! रथ चलाने वाला सैनिक वहीं कट गया और झाओफंग चुस्ती से पंग स्वान के रथ पर उतर गया। पंग स्वान ने तुरंत तलवार घुमाई, पर झाओफंग ने बचने की जरूरत ही नहीं समझी। उसने अपने 2 उंगलियों के बीच तलवार को पकड़ लिया। क्लिंक! पंग स्वान की आंखें फट गईं। ये कैसे? झाओफंग की तलवार ने एक पल की देरी भी नहीं की। स्क्विल्च! धार पंग स्वान के दिल में उतर गई। उसके हाथ से तलवार गिर गई। मैं तुम्हें वुआन सिटी से भागने दिया था, इस बार किस्मत साथ नहीं देगी। तू कौन है? पंग स्वान ने कंपाती हुई आवाज में पूछा। किंग का जनरल झाओफंग। झाओफंग, तुम? उसकी आंखों में शौक की आखिरी चमक थी। हान का पतन, वूजी के मौत, लंपो का सर, और अब पंग स्वान। अब वहां जाओ जहां सब जाते हैं, झाओफंग ने कहा और एक झटके से ड्रैगन स्प्रिंग तलवार खींची और स्विश! पंग स्वान का सर उड़कर हवा में घूम गया। पैनल की आवाज गूंज उठी। आपने झाओ के सांगजी अंजुन पंग स्वान को मार दिया है। ऑल एट्रीब्यूट्स 30 बढ़कर इतने हो गए हैं। फिर एक और, मुबारक हो होस्ट, ऑल एट्रीब्यूट्स 5000 से आगे निकल गए हैं।
रिवॉर्ड फर्स्ट ऑर्डर ट्रेजर चेस्ट। झाओ फंग ने पैनल की परवाह नहीं की, ना ही अपनी लाइफ स्पैन देखी। वो सिर्फ पंग स्वान का कटा हुआ सर उठाकर गरजा, पंग स्वान मरे गए हैं। जो अपने हथियार डालकर घुटनों पर गिर जाएंगे उन्हें जीने दिया जाएगा। जनरल महान है, जनरल महान है। पिंग सेना के जोशीले नारे आसमान तक गूंज उठे। जो अपने हथियार डाल दे उन्हें माफ किया जाएगा। जाओ फेंग की गरजती आवाज आसमान तक गूंज उठी। उसके आसपास खड़े दाकिन के एलीट सोल्जर्स भी पागलपन से चीखने लगे। हथियार डालो, जान बख्श दी जाएगी। झाओ सेना के हर सिपाही की नज़र एक ही जगह टिकी, झाओ फेंग पर, जो उनके सीनियर जनरल पंग स्वान का कटा हुआ सर ऊपर उठाए खड़ा था। और उसी पल उनका हौसला बिल्कुल टूट गया। रहमत, मैं समर्पण करता हूं। मत मारो, भागो, जान बचाओ। सीनियर जनरल मर गए, हम हार गए। झाओ सेना 2 हिस्सों में टूट चुकी थी। कुछ ने तुरंत तलवार डालकर घुटनों पर गिरकर समर्पण कर दिया, और कुछ अपनी जान बचाने के लिए दीवारों की तरह भाग निकले। चाहे कितने ही झाओ जनरल्स चीख कर उन्हें रोकने की कोशिश करते, हकीकत ये थी, हंदान की सेना पूरी तरह बिखर चुकी थी। झाओ फेंग ने पंग स्वान का सर अपने कमरबंध में लटकाया, रथ से कूदकर उतरा और उन भागती हुई झाओ सेना की दिशा में देखा, जो डायरेक्टली रॉयल पैलेस की तरफ भाग रहे थे। भाई लोग, वो एक बार फिर गरजा, झाओ की सेना बिखर गई है। हंदान का जीतना हमारे हाथ में पक्का है। अब बारी है राजा को पकड़ने की। मेरे पीछे आओ, रॉयल पैलेस को तोड़ डालो। झाओ फेंग एक बार फिर तलवार उठाकर आगे बढ़ा। इस बार उसका शरीर एक नई ताकत से भरा हुआ था। उसके ऑल एट्रीब्यूट्स का अपग्रेड होने के बाद थकान का एक जरा भी बाकी न रहा, सिर्फ लामतालिब युद्ध शक्ति। हम जनरल के साथ मृत्यु तक लड़ेंगे। मारो, रॉयल पैलेस तोड़ दो, झाओ के राजा को पकड़ो, मारो। दाकिन एलीट सोल्जर्स जोश से फट पड़े। उन्हें लग रहा था जैसे हंदान उनके कदमों में गिरने ही वाला है। झाओ रॉयल पैलेस के अंदर? जैसे जैसे झाओ फेंग और उसकी सेना पैलेस की तरफ बढ़ रहे थे, लड़ाई की चीखें इतनी करीब आ गई थीं कि पैलेस के अंदर हर नौकर, हर रक्षक, हर दासी की सांसें रुक गईं। यहाँ तक कि झाओ यान, जो अपने स्लीपिंग चेंबर में था, वो भी घबराहट से खड़ा हो उठा। कोई है? जल्दी आओ, झाओ यान ने घबराहट में पुकारा। एक टेम्पल ऑफिशियल दौड़ता हुआ आया और उसके सामने घुटनों पर गिर गया। योर मैजेस्टी। लड़ाई की आवाज इतनी करीब क्यों आ रही है? अभी बैटलफील्ड का क्या हाल है? झाओ यान की आवाज कांपते हुए निकल रही थी। योर मैजेस्टी, ऑफिशियल ने डरे हुए कहा। 1 घंटे पहले प्रधानमंत्री का संदेश आया था कि सीनियर जनरल पंग स्वान ने जीत हासिल की है और किन सेना शहर के बाहर रोकी हुई है। तो फिर झाओ यान की भावभंगिमा और गहरी हो गई। लड़ाई की आवाज पैलेस तक कैसे आ गई? उसके दिल में बेचैनी उठ रही थी। वो गोओकाई पर शक नहीं कर रहा था, पर ये चीखें झूठ नहीं बोल सकती। मैं क्या प्रधानमंत्री से फिर पूछवाऊं? टेम्पल ऑफिशियल ने मधुरता से पूछा। जाओ, अभी जाओ। झाओ यान ने हिलते हाथ से उसे भेज दिया। ऑफिशियल चल दिया, पर तभी झाओ यान ने पूछा, 100 अधिकार? वो अभी भी लॉन्ग टाई पैलेस में ही है? जी योर मैजेस्टी, सभी अधिकार अभी भी वहीं बंद है। अच्छा। झाओ यान ने एक हल्की सांस ली, थोड़ी सी राहत महसूस हुई। पंग सुवान ने पहले ही डर के मारे ये प्रस्ताव किया था कि सभी अधिकारियों को लॉन्ग टाई पैलेस में बंद रखा जाए, ऐसा न हो कि कोई किन को जानकारी भेज दे। पर पंग सुवान ने अपनी जिम्मेदारी को ज्यादा समझा, किन सेना को कम और गुओकाई को बिल्कुल गलत समझा। वो जानता ही नहीं था कि गुओकाई पहले ही किन का आदमी बन चुका था। अब जो लॉन्ग टाई पैलेस में बंद है, वो सब एक मटके में बंद कछुए की तरह किन के हाथ गिरने वाले थे। लॉन्ग टाई पैलेस के अंदर
बाहर की चीखें इतनी करीब क्यों आ रही हैं? क्या किन सेना शहर में घुस गई क्या? नामुमकिन! एक ऑफिशियल गर्जा। थोड़ी देर पहले तक तो पंगसुआन की रणनीति बिल्कुल ठीक चल रही थी, किन सेना बाहर ही थी। पर ये आवाज, ये तो बिल्कुल पैलेस के बाहर जैसी लगती है। सच में, ये तो दरवाजे के पास जैसी लगती है। कहीं किन सेना सच में पैलेस के दरवाजे तक तो नहीं आ गई? डर, शंका और चिंता सभी अधिकारियों के दिल में एक साथ फूट उठी। तभी रिपोर्ट, इंपीरियल गार्ड कमांडर की रिपोर्ट। एक जुनून अंतर दौड़कर आया और बेहोशी की हालत में चीखा, किन सेना रॉयल पैलेस तक पहुंच गई है। हजारों भागती हुई सेना उनके साथ आ रही है। जैसे ही वो समर्पण करेंगे, किन सेना पैलेस पर हमला करेगी। क्या? ये कैसे हो सकता है? किन सेना बाहर रोकी हुई थी, है ना? ये सब किसने होने दिया? हमें क्या करना चाहिए? हम पैलेस में कैद हो चुके हैं, मौत निश्चित है। राजा से मिलो, उन्हें तुरंत पैलेस से निकालना होगा, जल्दी। लॉन्गटाई पैलेस, जो अभी कुछ घंटे पहले शांत था, अब बिल्कुल तोड़फोड़ और चीखों का भंडार बन चुका था। सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कोई पैलेस की दीवार चढ़ रहा था, कोई पीछे के रास्ते ढूंढ रहा था। सिर्फ एक व्यक्ति शांत था, झाओ यी। वो एक बार सबको देखकर साइड हॉल से चुपके से निकल गया। लग रहा था उसके अपने इरादे कुछ और ही थे। स्लीपिंग चेम्बर्स? झाओयान अब तक घबराहट में पागल होने को था। तभी रिपोर्ट। टेम्पल ऑफिशियल दौड़कर वापस आया और धड़ से घुटनों पर गिरकर चीखा, योर मैजेस्टी, मुसीबत आ गई है। किन सेना रॉयल पैलेस के बाहर पहुंच गई है। का ये कैसे हो सकता है? किन सेना इतनी जल्दी पैलेस तक कैसे पहुंच सकती है? पहले किसी ने बताया क्यों नहीं? मेरे किंग, ये वक्त इन बातों का नहीं है। हमें तुरंत रॉयल पैलेस से निकलना होगा। महाराज, रॉयल पैलेस में सिर्फ 10,000 इंपीरियल गार्ड्स हैं, वो भी किंग आर्मी को रोक नहीं पाएंगे। एक दरबार अधिकारी ने घबरा कर कहा, राइट, इवैक्यूएट, रॉयल पैलेस छोड़ो, डाई टेरिटरी की तरफ भागो। जल्दी सबको इवैक्यूएशन का हुक्म दो। जाओ यान ने हाँ में हाँ मिलाया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, पैर भी ठीक से नहीं चल रहे थे, फिर भी डर के मारे वो तुरंत अपने कक्ष से भाग निकला। रॉयल पैलेस के बाहर तो पहले ही लाशें बिखरी पड़ी थीं। जाओ सेना के शरीर हर जगह थे। ज्यादातर इंपीरियल गार्ड्स दीवारों से बेजान तीर बरसा रहे थे। उनका हौसला पूरी तरह टूट चुका था। बंद दरवाजों की तरफ देखते ही जाओ फेंग ने आगे बढ़कर तलवार उठाई और एक ही वार में उसे नीचे तक काट दिया। लंकवन स्वॉर्ड से निकली स्वॉर्ड चीज सीधी पैलेस गेट पर जाकर लगी। बूम! एक ही स्ट्राइक में दरवाजा धड़ से बिखर गया। जब हंदन सिटी के मजबूत दरवाजे एक वार में टूट सकते थे, तो ये पैलेस गेट किस काम के? ब्रदर्स, जाओ फेंग गर्जा, आज जब हम रॉयल पैलेस फतह कर लेंगे तो ट्रेजरी के अलावा बाकी सब कुछ तुम्हारा होगा। जो चाहो लूट लो। ये पुरस्कार तुम्हें हमारे ग्रेट किंग की तरफ से मिल रहा है। जनरल के साथ मौत तक। किल, किल! जाओ फेंग के शब्दों ने शार्प वॉरियर्स में आग भर दी। उनके खून में जुनून दौड़ गया। एक आदमी जिंदगी भर किसके लिए लड़ता है? पैसा, पद, प्रतिष्ठा, सबके लिए। और ये तो एक पूरे देश का रॉयल पैलेस था। यहाँ की दौलत, सोना, चांदी उनके सपनों से भी ज्यादा थी। उनके हौसले को आसमान छूटे देखकर जाओ फेंग मुस्कुरा दिया और फिर पैलेस के अंदर दौड़ पड़ा। जितनी ज्यादा मारकाट होती, उतने एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते। जितने ज्यादा एट्रीब्यूट्स, उतनी ज्यादा लाइफ स्पैन। जाओ फेंग के लिए तो ये सोने पे सुहागा था। लूट से सेना को मोटिवेट करना, ये कोई नई चीज नहीं थी। इस युग में तो ये आम बात थी। बाद के युगों में तो शहर टूटने पर लोग आग, खून और बर्बादी का तूफान चला देते थे। किल, किल! शार्प वॉरियर्स ने पैलेस गार्ड को तबाह कर दिया। जाओ गार्ड्स उनका वो जुनून देखकर पीछे हटते गए। काले बख्तर वाले ये सोल्जर्स रॉयल पैलेस में पहली बार जाओ राज्य के अस्तित्व की जड़ तक पहुंच चुके थे। सरेंडर करो, जिंदगी मिलेगी। गिराह डालो हथियार, बख्शा जाएगा। पैलेस टूट चुका था। जाओ की हार निश्चित थी।
जाओ फेंग ने भी ये जानते हुए आवाज लगाई, जो झुक गया वो बचेगा, जो लड़ेगा वो मरेगा। शार्प वॉरियर्स ने पूरे पैलेस में तूफान मचा दिया। जो भी सोल्जर या नौकर भागने की कोशिश करता तुरंत काट दिया जाता। जंग में कोई दया नहीं होती, ये पराई जमीन थी, हर शख्स दुश्मन था। सब हिस्सों में बट जाओ, जाओ फेंग ने हुक्म दिया। पैलेस पर पूरा कब्जा करो। एज यू कमांड। तू सुई और जैंग हैन तुरंत अपने लोगों को ले गए। थोड़ी देर बाद पूरी पैलेस चीखों और तलवारों की टकराहटों से गूंज रही थी। खून की बदबू हवा में फैल चुकी थी। भागो, किन आर्मी आ गई है, जाओ खत्म हो गया है। सभी जाओ गार्ड्स और नौकर डर के मारे भाग रहे थे। उनके चेहरों पर मौत का साया था। लोंगताई पैलेस के सामने का बड़ा चौक पूरे कांटे की तरह लाशों से भर चुका था और जाओ फेंग अब धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था, वही सीढ़ियां जहां कभी जाओ का शानदार दरबार होता था। लोंगताई पैलेस, जाओ का सबसे पवित्र दरबार। जाओ फेंग ने हॉल की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे पता था जाओ और किन दोनों की जड़ें एक ही वंश से जुड़ी हैं। जनरल, तूसुई ने भागते हुए कहा, अंदर सिर्फ कुछ बूढ़े मंत्री बचे हैं, बाकी सब ऑफिशियल्स भाग चुके हैं। जाओ फेंग हॉल के अंदर चला गया। वहां सिर्फ 6 बूढ़े जाओ मंत्री खड़े थे। उसे देखते ही उनकी नजरें जहरीली हो गईं। किंग ऑफ जाओ कहाँ है? जाओ फेंग ने सीधा पूछा। जालिम, हम कभी नहीं बताएंगे। जाओ कभी नाश नहीं होगा। मारना है तो मार दो, हम अपने राज्य के साथ ही मरेंगे। आओ किन के दरिंदे, बूढ़े मंत्री गरज कर बोले। हर युग में देशभक्त और गद्दार दोनों होते हैं। ये लोग सच्चे लॉयलिस्ट थे, मौत तक अपने देश के साथ। जाओ फेंग ने बस हाथ हिलाकर उनके किस्मत का फैसला सुना दिया और बाहर निकल गया। मार दो इन्हें, तूसुई ने हुक्म दिया। लॉन्ग लिव ग्रेट जाओ, जाओ कभी मिटेगा नहीं। आखिरी नारा लगाकर वो मंत्री भी मिट्टी में मिल गए। जनरल, किंग ऑफ जाओ भाग गया, तूसुई ने घबराकर पूछा। अब क्या करना है? ज्यादा दूर नहीं गया होगा, जाओ फेंग ने शांत आवाज में कहा। जैंग मिंग, सर, 600 पर्सनल गार्ड्स को लेकर मेरे साथ आओ, किंग ऑफ जाओ का पीछा करेंगे। एज यू कमांड। तूसुई, रॉयल पैलेस पर पूरा कब्जा करो और ट्रेजरी का खास ध्यान रखना। जाओ फेंग के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। किंग तो भाग गया, मगर खजाना तो मैं ले ही सकता हूं। जनरल, तूसुई ने पूछा, सिटी के अंदर अभी लड़ाई बाकी है, क्या हम अपने लोग भेजें? नहीं, इस जंग का सबसे बड़ा योगदान मेरी 4th डिवीजन का ही है, बाकी वांग बेन और यांग दुहेन देखेंगे। अंडरस्टूड। चलो, किंग ऑफ जाओ को भागने मत देना, वरना इस विजय का श्रेय कम हो जाएगा। और वो सीधा पैलेस के पीछे वाले रास्ते की तरफ दौड़ पड़ा। सिटी के बाहर वांग जेन अपनी मुख्य सेना के साथ था। पिछले 5 दिन 5 रात में उसे आसपास 4 घंटे का ही चैन मिला था। रिपोर्ट, एक गार्ड कमांडर दौड़ते हुए आया। शांगजंगजुन, संदेश आया है, पंग ख्वान को जनरल जाओ फेंग ने मार गिराया और जाओ सेना पूरी तरह टूट चुकी है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच, शांगजंगजुन, जनरल जाओ फेंग रॉयल पैलेस की तरफ बढ़ चुके हैं। शानदार, ये दामाद तो स्वर्ग से भेजा हुआ योद्धा है, किन का सच्चा वरदान है। बिल्कुल सही फरमाया शांगजंगजुन, 5 दिन 5 रात में हैंदान जैसे दुर्ग को तोड़ देना कोई दूसरा कर ही नहीं सकता था। वांग जेन ने तुरंत बोला, वांग बेन और यांग दुहेन को संदेश भेजो, सिटी में बची हुई जाओ सेना को तुरंत मिटा दें, ग्रेट किंग अभी पहुंचने वाले हैं। जी शांगजंगजुन। जब वो गया ही था कि एक और संदेश आया। रिपोर्ट, ग्रेट किंग अभी हैंदान से सिर्फ 5 ली दूर हैं, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। वांगजेन तुरंत गंभीर हो गया। सब तैयारी करो और पूरी बैटल रिपोर्ट तैयार रखो। किंग के पहुंचते ही एक पल की भी चूक मना नहीं था। Chapter 279 Chapter 138 Ying Zheng shocked captures the king of Zhao। हंदान सिटी से बस कुछ ही मीले दूर 5000 किन के इंपीरियल गार्ड्स, सबके सब कैवलरी, एक 9 घोड़ों वाली शाही कैरेज को एस्कॉर्ट कर रहे थे। हर सिपाही पूरी तरह से सुशोभित था। तेज धातु का कवच, पेट पर तुरा, घोड़ों की साइड से लटकता हुआ लॉन्गबो, हाथ में लंबे भाले और कमर पर तलवार।
किन हो या कोई और राज्य, इंपीरियल गार्ड आर्मी हमेशा से सबसे एलीट होती थी। और ये 5000 किन के इंपीरियल गार्ड्स इतने प्रबल थे कि 20,000 दुश्मन सेना इनके सामने टिक भी नहीं सकती थी, शायद जीत भी नहीं सकती थी। हंदान सिटी के बस कुछ ही मील दूर चारों तरफ की राजधानी को घेरे हुए 5 लाख किन के लैंटियन कैंप के किन सैनिक थे। इनकी संख्या के अलावा उनका ख्याति वही था जिसकी वजह से सभी राज्यों के दिल कांपते थे। ठीक यही सैनिक 6 साल पहले चांगपिंग की लड़ाई में भी लड़ रहे थे, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हर किन सैनिक के पास एक तलवार की कीमत का कई गुना खून लगा था। शाही कैरेज के अंदर यिंगझेंग और शावू किए एक साथ बैठे थे, दोनों सफ़र की थकान से थोड़े क्लांत। स्यानन्यांग लौटने के बाद से यिंगझेंग राज्य कार्य में इतना व्यस्त था कि उसने अब तलवारबाजी या शारीरिक अभ्यास का वक्त ही नहीं निकाला था। शरीर पहले जैसा सख्त नहीं रहा था, और रही बात शावू किए की, तो उम्र अपना असर दिखा रही थी। हम हंदान की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं ना? यिंगझेंग ने पूछा। उत्तर देने की अनुमति हो महाराज। बाहर से रण श्याओ की आवाज़ आई। हम अब हंदान से बस 3 मील दूर हैं। हंदान, झाओ का आजधान। यिंगझेंग के होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने कैरेज का पर्दा हटाकर बाहर का दृश्य देखा। 10 years had passed. Who had thought that we would return here again? उसने हल्का सा सांसों में भाव लेकर कहा। ये सुनकर शावू की ने भी अपनी तरफ का पर्दा उठाया। उसने बाहर की वीरानी देखी, बिना अंत का सूनापन और हवा में फैले रक्त की कठोर दुर्गंध। एक महान वैद्य होने के नाते ये गंध उसे सबसे पहले महसूस होती। सच है, शावू किए ने मन ही मन में सोचा। जमीन वही है, पर लोग बदल गए। झाओ कभी उसका अपना जन्मभूमि था। एक राज्य से विश्वास शायद दुख देता है, पर जब बात पूरी हुआक्षा के एकीकरण की हो तो ये सब समर्पण सही लगता है। हानफे भी तो इसी महान सपने के कारण किन आया था, और एक वैद्य होते हुए शावू के समझ रहा था कि हजारा साल से ये हुआक्षा एक दूसरे का रक्त बहा रहे हैं। अगर राज्यों की ये लड़ाइयाँ समाप्त हो जाएं, अगर हुआक्षा एक हो जाए, तो बलिदान बेकार नहीं जाएंगे। फादर इन लॉ, यिंगझेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आंखों में तेज चमक। जल्द ही हम डोंग से मिल पाएंगे, हमारी परिवार फिर एक हो जाएगी। शावू किए ने हल्का सा मुस्कुराया, पर कुछ न बोला। यिंगझेंग अपनी उम्मीदें लेकर चल रहा था, लेकिन वो जानता था शायद उसकी बेटी इस दुनिया में अब न हो। कॉन्क्यूबाइन झाओ के पागलपन भरे शब्द आज भी उसका पीछा करते थे, और ये डर, ये निराशा वो सबसे छिपाकर जीता था, इवन यिंगझेंग से, जिसे वो अपने बेटे की तरह चाहता था। इसी दौरान महाराज, रनशाओ की आवाज़ आई। आगे लैंटियन कैंप के किन सैनिकों का दल खड़ा है। लगता है जनरल वान जेन स्वयं आपका स्वागत करने आए हैं। आगे बढ़ो, यिंगझेंग ने गहरी आवाज़ में आदेश दिया। जी महाराज, रनशाओ ने तुरंत जवाब दिया। इंपीरियल गार्ड आर्मी शाही कैरेज के साथ आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर में वो हंदान के बाहरी सैन्य कैंप तक पहुंच गए। अब जब वे सिटी के बिल्कुल पास थे, रक्त की तीखी गंध सामने से ही हानवी आ रही थी। 1000 कदम दूर तक दीवारों के नीचे बिखरे लाशों के ढेर और शहर की दीवारों पर लहराते हुए किन के झंडे, ये सब एक बात स्पष्ट कर रहे थे, हंदान गिर चुका था। ये इतनी जल्दी हंदान को फतेह कर लिया, इतना मजबूत दुर्ग, और कुछ दिनों में ही? गार्ड्स अपने बीच फुसफुसाए बिना नहीं रह पाए। हमें तो यहाँ तक आने में ही 10 दिन लगे, जबकि हमने गति बढ़ा दी थी। तो क्या लैंटियन कैंप ने हंदान को सिर्फ कुछ दिनों में जीत लिया? जनरल वान जेन वाकई अद्भुत है, किन का सबसे बड़ा योद्धा। आय वान जेन, अपने विश्वसनीय सैनिकों सहित महाराज का स्वागत करता हूँ। वान जेन तेज कदम से आकर गहरी प्रणाम में झुके। महाराज की जय हो, किन की जय हो। रनशाओ ने पर्दा खोल दिया। यिंगझेंग कैरेज से बाहर आए। वान जेन को देखकर उन्होंने तुरंत मुस्कुराकर कहा, वरिष्ठ जनरल, ये आदर शिष्टाचार मताल दीजिए, और उन्हें उठा दिया। धन्यवाद महाराज। वान जेन तुरंत खड़े हो गए। जनरल, यिंगझेंग ने उन्हें गौर से देखा, आप कुछ दिनों से सोए नहीं लगते। वान जेन की आंखों के नीचे गहरी काले घेरे, लाल सूजी आंखें, सब सबूत थे कि वो कई रातों से जाग रहे थे।
लैंटियन कैंप के शार्प वॉरियर्स लगातार 6 दिन से हंदान पर हमला कर रहे थे, बिना रुके। मैं अकेले आराम कैसे कर सकता था? ये कहकर वान जैन ने हंदान की दीवारों की तरफ देखा, जहां किन के झंडे तेजी से लहराते थे। एक झटका सा लगा, आश्चर्य उनके चेहरे पर दिखने लगा। मैं शैननयांग से 10 दिन का सफ़र करके आया हूँ, और तब तक आपने अभी हमला भी शुरू नहीं किया था। सिर्फ कुछ दिनों में आपने हंदान को जीत लिया। सीनियर जनरल, आप सच में किन के वॉर गॉड हैं। वान जैन ने तुरंत पीछे हटकर प्रतिक्रिया दी। महाराज, इस विजय का श्रेय मुझे नहीं मिलता। हालांकि ये सच था कि एक राजधानी को 5 दिन में फतह करना एक असंभव प्रयास जैसा अर्थ रखता है, खासकर हंदान जैसे दुर्ग को, पर वान जैन कभी प्रशंसा लाने वाले पुरुष नहीं थे। पर वास्तव में ये सब उन्हीं के रणनीति और आदेश का परिणाम था। Chapter 280 Chapter 138 Ying Zheng shocked captures the king of Zhao Part 2 पर वांग जियन की नज़र में इस पूरी युद्ध का सबसे बड़ा श्रेय सिर्फ एक ही व्यक्ति को जाता था, झाओ फेंग। अगर झाओ फेंग अपनी फौज का नेतृत्व करते हुए हंडान की दीवारों को ना तोड़ता तो किन की हानियां 1 लाख से कम नहीं होती, शायद उससे भी ज्यादा। यिंग ज़ेंग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा, वैंगार्ड का नेतृत्व किसने किया था? वांग जियन ने जोर से जवाब दिया, लांटियान कैंप के चौथे मुख्य बादल के मेन जनरल झाओ फैंग ने अपने शार्प वॉरियर्स को लेकर वैंगार्ड की अगुवाई की थी। सिर्फ 1 दिन में उन्होंने शहर का गेट तोड़ दिया, 3 दिन में हंडान का आउटर सिटी जीत लिया, और आज 6वां दिन है और झाओ फेंग अब झाओ रॉयल पैलेस पर अंतिम हमला कर रहे हैं। ये सुनते ही यिंग ज़ेंग के चेहरे पर भी गहन आश्चर्य उभर आया। गेट 1 दिन में तोड़ दिया, आउटर सिटी 3 दिन में ले लिया। यिंग ज़ेंग आंखों को विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जी हाँ महाराज, वांग जियन ने विनम्रता से कहा, हम झूठ बोलने का साहस नहीं करते। पंग सुमैन 3 लाख सेना के साथ रक्षा कर रहा था, झाओ फेंग ने ये कैसे किया? यिंग ज़ेंग की जिज्ञासा अब और गहरी हो चुकी थी। वांग जियन के चेहरे पर गंभीरता छा गई। ना सिर्फ झाओ फेंग की व्यक्तिगत युद्ध शक्ति असाधारण है, बल्कि उसकी पूरी सेना, शार्प वॉरियर्स, दोनों मेन बटालियन से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यदि मैं युद्ध शक्ति का तुलनामूलक हिसाब लगाऊं, तो मुझे तो लगता है वे महाराज के पास खड़े इंपीरियल गार्ड से भी बढ़कर हैं। ये वांग जियन ने अपनी आंखों से देखा था। पीछे से पूरा युद्ध कमांड करते हुए उन्हें हर पल सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। और हंडान पर हमला, वो तो जैसे एक गरजने वाला तूफान था। झाओ फेंग और उसके शार्प वॉरियर्स आंखों में जुनून लिए मृत्यु से बिना डरे आगे बढ़ते गए। यिंग ज़ेंग ने आंखें छोटी करके पूछा, ये बात उनके लिए असंभव सी थी। उन्हें पता था इंपीरियल गार्ड आर्मी क्या होती है। हर एक सिपाही 3-3 अनुभवी शार्प वॉरियर्स का समान होता है। ये किन का सर्वोच्च सैन्य बल था। राजमहल की रक्षा करना उनका धर्म था। ऐसे लोगों की तुलना केवल वो ही कर सकता था जो वास्तव में दृश्यम अनुमान से परे हो। आपने कहा था झाओ फेंग ने वॉन सिटी का गेट भी अकेला तोड़ दिया। मुझे तभी से ये बात हैरान कर रही थी। वांग जैन मुस्कुराए, महाराज, मैंने सोचा था आप ये जरूर पूछेंगे, इसलिए तैयारी करके रखी थी। वांग जियन ने हाथ ताली से बजाया और तुरंत एक विश्वसनीय सैनिक एक बड़ा लकड़ी का पेटी लेकर सामने आ गया। मैंने सोचा था इसे सियनयांग भिजवा दूंगा, पर जब महाराज स्वयं आ गए हैं तो अब कोई ज़रूरत नहीं। ये कहकर वांग जियन ने पेटी खोली। पेटी के अंदर शहर के गेट के टूटे हुए बड़े बड़े लोहे के टुकड़े पाइल्ड अप पड़े थे। यिंग ज़ेंग आगे बढ़े, एक टुकड़ा उठाया, बहुत भारी। ये तो किसी तेज धार वाले हथियार से काटा हुआ लगता है। उन्होंने गहरे सोच में कहा, पर चाहे तेज धार हो या दिव्य अस्त्र, इतने मोटे लोहे को कैसे काटा जा सकता है? ये फाइन आयरन से बना था। आश्चर्य उनके चेहरे पर स्पष्ट था। फिर उन्होंने अपनी जानलू स्वॉर्ड निकाली, किन राज परंपरा का दिव्य तलवार। एक जोर का वार, स्वूश, तलवार धार से लोहे पर लगी। स्नैप, तलवार अंदर तो घुस गई, पर तुरंत एक भयानक झटका यिंग ज़ेंग के हाथ तक पहुंचा। उनका हाथ कांप उठा
और तलवार लगभग छूट गई। महाराज, क्या आप ठीक हैं? वांग जियन तुरंत आगे बढ़े। मैं ठीक हूँ, यिंग ज़ैंग हंसी दबाते हुए बोले। उन्होंने तलवार की धार देखी। तलवार सिर्फ 3 इंच अंदर घुसी थी, जबकि ये गेट इसको कहना शायद एक पत्थर के पहाड़ जैसा मोटा था। जानलू स्वॉर्ड एक दिव्य अस्त्र जो लोहे को मिट्टी की तरह काट सकती है, यिंग ज़ैंग धीरे से बोले। पर लेकिन सबसे तेज अस्त्र को भी चलाने के लिए शारीरिक शक्ति चाहिए। मैं पूरी ताकत से वार किया, पर सिर्फ 3 इंच ही काट पारा। फिर उनके होठों पर एक ठंडी सांस थी। झाओ फेंग की शक्ति आखिर कितनी होगी? रेन शाओ ने तुरंत तलवार खींचकर वापस प्रस्तुत की। जब झाओ फेंग राजमहल तोड़ देगा तब महाराज उनसे स्वयं मिल सकते हैं। हाँ, उसके बारे में सुनकर ही मैं उत्सुक हो गया था, पर आज तो आपने मेरी बेसब्री और बढ़ा दी। वांग जियन ने फिर प्रणाम किया। महाराज, शहर के अंदर अभी भी कुछ युद्ध चल रहा है, पर पंगसुएन झाओ फेंग के हाथों मारा गया है। आज या कल पूरा शहर धराशायी हो जाएगा, तब महाराज शहर में प्रवेश कर सकते हैं। हांडान के उत्तर में दे टेरिटरी की दिशा में हजारों लोग उत्तर की तरफ भाग रहे थे, कुंडली टूटी भीड़ जैसे। झाओ का राजा झाओ यान भी किसी शाही कैरेज में नहीं था, वो भी पैदल भाग रहा था। उसके मंत्री, पतरानी, बच्चे सब उसके साथ भाग रहे थे। हम अभी तक कहाँ तक आए हैं? झाओ यान थकान से टूट रहा था। मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा। महाराज, इंपीरियल गार्ड चीखा, हम अभी तक हंडान की सीमा से बाहर नहीं निकले। अगर किन की फौज पीछे आ गई तो हम पकड़े जाएंगे। क्या हम अभी तक हंडान से बाहर नहीं निकले? झाओयान की आंखों में आंसू आ गए। राज्य का राजा, जिसने कभी जीवन में 2 कदम नहीं दौड़े, आज मौत का डर उसे इतना दौड़ा रहा था कि पांव रुक ही नहीं रहे थे। सच तो ये था, यही डर उसका छुपा हुआ पोटेंशियल खोल रहा था। पीछे किन के सैनिक दिख गए तो, यिंग ज़ैंग सामने आ गया तो, झाओनान मर जाएगा, यही डर उसका इंजन था। और साथ भाग रहे थे उसके मंत्री, पतरानी, बच्चे। इस पल कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, सब अपनी जान बचाने के लिए राजा से आगे भाग रहे थे।